नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र को लेकर पिछले 1.5 साल से जो घटनाक्रम आ रही हैं, जो अखबारों और टेलीविज़न की सुर्खियां बनी हैं, वह अपने आप में महाराष्ट्र को एक दिलचस्प थिएटर में तब्दील कर चुका है। एक ऐसा पॉलिटिकल थिएटर कि जहां पर नायक कभी खलनायक बन जाता है और वह खलनायक कभी नायक बन जाता है, फिर वही नायक पुनः खलनायक बनता है और खलनायक नायक बनता है। यानी कि नायक और खलनायक की आंख मिचौनी करता महाराष्ट्र का पॉलिटिकल थिएटर जब से ये आघाड़ी की सरकार यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार आई है, तब से बड़े ही दिलचस्प नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो अभी अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा फिल्म वर्ल्ड के ड्रग्स से कनेक्शन का जो मामला पटाक्षेप हुआ, जिसमें कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के किसी क्रूज में ड्रग्स पार्टी यानी कि रेव पार्टी को लेकर के जो कुछ खिलाड़ी कुछ अपने दोस्तों के साथ जो पकड़े गए, और फिर उसके बाद जो गाहे बगाहे जो पिछले 1 साल में फिल्म वर्ल्ड के, बॉलीवुड के जो ड्रग कनेक्शन की बातें आती रही हैं, उसको लेकर के मामला उपजा। लेकिन इस मामले की शुरुआत तब होती है जब ठीक 1.25 साल पहले, करीब 1.5 साल पहले, अप्रैल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के मद्देनज़र जब बॉलीवुड के एक अहम स्टार सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबर आई, और उनके आत्महत्या में जो उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती और उनके अवसाद की बीमारी को लेकर जो उनके घर के सदस्यों और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के बीच के संबंधों को लेकर के जो तनातनी उपजी, और फिर उसके बाद एक प्रमुख टीवी चैनल के मीडिया कर्मी अर्णव गोस्वामी द्वारा बार बार उनके आत्महत्या के घटना को सनसनीखेज रूप देकर जिस तरीके से महाराष्ट्र की एक तरह से सरकार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और बंबई के पुलिस कमिश्नर के मामले को लगातार एक तरह से डायग्नोसिस करते रहे, खबरें चलाते रहे और बार बार इस बात का एक तरह से प्रयास करते रहे कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से, अंडरवर्ल्ड के किसी कनेक्शन से और सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी ड्रग गिरोह की वजह से उन्हें उनका एक तरह से मर्डर किया गया है। उनकी आत्महत्या वो नेचुरल आत्महत्या नहीं थी, कहीं ना कहीं उन्हें आत्महत्या करने के लिए या तो उकसाया गया या फिर उनकी गला दबा करके हत्या की गई। और इस बिना पर उन्होंने लगातार अपने टेलीविजन चैनल में कवरेज किया, खबरें चलाई, कंकॉक्टेड स्टोरी चलाई, और लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस मामले में दोषी है या वो दोषियों को बचा रही है। और जब मामला काफ़ी आगे बढ़ गया तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मीडिया कर्मी के इस एक्ट को, जो कहीं ना कहीं ये माना गया कि यह खबरों के आधार पर नहीं बल्कि उस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और बिहार में होने वाले चुनाव, जिस राज्य से सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे, उस चुनाव में एक अलग एक तरह से सत्तारूढ़ दल एनडीए के समर्थन में माहौल बनाने को लेकर के अर्णव गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले को अपने टेलीविजन चैनल में जरूरत से ज़्यादा तुल देकर सनसनी फैला करके उस खबर को लगातार चलाया, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, और उस हत्या की पूरी तफ्तीश बताने के लिए अर्णव गोस्वामी लगातार मीडियाबाजी कर रहे हैं और कुछ मीडिया उस खबर को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आई तो अर्णव गोस्वामी के भी तमाम कारनामों की एक तरह से छिद्रान्वेषण करने लगी। और हम बताते चलें कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी युग में कोई ऐसा शख्सियत नहीं रहा पब्लिक डोमेन का कि जिसके खिलाफ यदि आप लग जाएं, पिल जाएं, तो उसका कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई कारनामा और उसकी कोई ना कोई फाइल आप न तैयार कर लें और उसके खिलाफ किसी भी मामले को चलाने का आपके पास कोई ना कोई हथियार न मिल जाए।
तो ऐसे में अर्णव गोस्वामी के भी तमाम हरकतों को लेकर के महाराष्ट्र की शिवसेना और आघाड़ी सरकार ने पूरी एक तरह से उस पर काम किया, मुंबई पुलिस को लगाया और फिर उसके बाद अर्णव गोस्वामी की भी कलई खुलने लगी। वह कलई ये खुली कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट के जरिए कहीं ना कहीं हिंदू आइडियोलॉजी के साथ हिपोक्रेसी दिखाई है। अपने मीडिया के प्रोफेशन के लिए टीआरपी बनाने के लिए तमाम हथकंडे रचे हैं। खबरों को किसी एक पार्टी, किसी एक आइडियोलॉजी के पक्ष में चलाने को लेकर के वो तमाम तरीके की ट्रिक्स अपनाते रहे हैं। और जब यह मामला आपराधिक अभियोग का बना तो यह पता चला कि टीआरपी का एक स्कैम अर्णव गोस्वामी के नाम से पकड़ा गया है और उन्होंने कहीं ना कहीं तरीके से झूठ, परपंच और एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्कॉक्टेड एक तरह से सूचना का, तथ्य का, आंकड़े का सहारा लेकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और मामला ये न्यायालय में गया और उन्हें महाराष्ट्र की सरकार ने जेल के अंदर करके ही दम लिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फिर उसके बाद कई तरह के हस्तक्षेप और कई तरीके की कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अर्णव गोस्वामी की जमानत और रिहाई सुनिश्चित हो सकी। और फिर उस मामले का कहीं ना कहीं एक तरह से मामला शांत हो गया। यानी कि एक तरफ से आरोप, दूसरी तरफ से प्रत्यारोप। और उस रसाकसी में जो महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर और रिपब्लिक टीवी के चैनल के मालिक अर्णव गोस्वामी के बीच जो हमने ये पूरा एक तरह से ये नाटक देखा, पूरा जो एक तरह से खेल देखा जो कई महीनों तक चला, उस खेल का नतीजा ये आया कि जिसको अर्णव गोस्वामी अभियोगी बना रहे थे, अर्णव गोस्वामी खुद उनके जाल में अभियोगी बन गए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। वह मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख, कहीं ना कहीं ये दोनों भी सवालों के घेरे में आए। और मीडिया का तो ये हमेशा सगल रहता है कि हर चीज़ों का रहस्योद्घाटन किया जाए। कहीं ना कहीं कई सारे मामले दबे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक तरह से आरोपों और प्रत्यारोपों की थी। एक तरह से कहीं ना कहीं लड़ाई अहम की भी थी, जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बीच चल रहा था, जिसमें पॉलिटिकल कम्युनिटी ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पटकनी दी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पलटवार के बदौलत जो स्टोरी सामने आई उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग किया है, जिसके तहत रिलायंस समूह के यहाँ जो वो एक गाड़ी में बम बरामद की गई, उसके पीछे जिस तरीके से मुंबई पुलिस में सचिन वाजे जो एक पुलिसकर्मी थे उनका सहारा लिया गया, उसके तार कहीं ना कहीं उस गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े थे। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर जब ये आरोप लगा कि गृह मंत्री के आदेश पर उन्होंने वसूली शुरू की, उन्होंने कहीं ना कहीं रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी के घर के बाहर वह बम से जो बरामद की गई कार थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं उस पुलिस कमिश्नर का भी कहीं ना कहीं निर्देश था, आदेश था। और जब परमवीर सिंह भी सवालों के घेरे में आए तो गृह मंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप हुए तो दोनों की कलई खुली। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी मामले का खुलासा तब होता है कि जब किसी संगठन के, किसी संस्था के दो गुट एक दूसरे की कलई खोलते हैं, एक दूसरे की पोल खोलते हैं, जब उन दोनों के बीच में जब आपसी साठगांठ में जब कोई वैमनस्य चला आता है, तब वो एक दूसरे की पोल खोलते हैं और फिर जनता को सारे अंदर खाने की करतूतें जानना एक तरह से आसान हो जाता है। और मीडिया के लिए भी खबरें निकालना आसान हो जाता है कि जब एक गुट का जब तक एंटी गुट न मिले तब तक खबरें बाहर नहीं निकलती हैं। तो हमने उस मुंबई के, उस महाराष्ट्र की सरकार के पॉलिटिकल थिएटर के तहत जो हमने ये देखा कि कैसे अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार को विलन बनाने की कोशिश की, महाराष्ट्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी को फिर विलन बनाया और फिर मीडिया के रिपोर्टों की वजह से महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर तो जो है वो फिर हीरो से विलन बन जाते हैं। और आज स्थिति ये है कि खबर आई है कि महाराष्ट्र के वो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आज देश से भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। खबर आई है
कि वह नेपाल के रास्ते बेल्जियम को जा चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से वहां पर एसाइलम लिया है, क्योंकि उन्हें भारत में कई तरीके के आरोप और अभियोग उन पर दायर किए जा चुके हैं। और अनिल देशमुख, जिन्हें पद से तो त्याग करना ही पड़ा है, सीबीआई की तमाम इंक्वायरियों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है और हो सकता है कि उन्हें जल्द ही जेल का भी रास्ता एक तरह से पकड़ना पड़े। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि यह पॉलिटिकल थिएटर हमें इस बात की एक तरह से इशारा करता है कि हमारा ये सिस्टम, हमारा ये निजाम कितना करप्ट है और इसके वो सारे स्टेक होल्डर अपने अपने स्वार्थ में और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को चूस रहे हैं। और जब एक का हित नहीं सरता है तो वह दूसरे की पोल खोलता है और फिर दूसरा भी उस पहले की पोल खोलता है, यानी कि सिस्टम, इस करप्ट सिस्टम के जो स्टेक होल्डर हैं वो सब भी करप्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो व्यक्तियों पर जो हमला करते हैं, व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं, क्यों नहीं हम सिस्टम को ही निशाना बनाते हैं? क्यों नहीं हम सिस्टम के करप्शन को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं? लेकिन हम अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम एक खास राजनीतिक विचारधारा, एक खास सरकार के फेवर में और उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए हम व्यक्तियों को मोहरा बनाते हैं, लेकिन इस सिस्टम की समस्या लाइलाज रह जाती है और फिर इस तरीके की घटनाएं लगातार घटती हैं। जो अभी एनसीबी के जोनल एक तरह से प्रमुख समीर वानखेड़े के द्वारा जो ड्रग पार्टी का जो पटाक्षेप किया गया और उसमें बॉलीवुड के कनेक्शन को एक तरह से फिर से पुख्ते तौर पर साबित किया गया। उसमें यह पता चला कि किस तरीके से बॉलीवुड के तार उन तमाम ड्रग तस्करों से, ड्रग के कंजम्पशन पे, ड्रग के मार्केटिंग से और ड्रग के पैडलर से जुड़े हुए हैं। और वह बॉलीवुड जो ग्लैमर की चकाचौंध, जो ऐश्वर्य, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, नाम की चकाचौंध में भी किस तरीके से हताश और निराश होकर ड्रग्स का सेवन करता है, किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होने के लिए ड्रग के आगोश में आता है, जो कि गैर कानूनी है, जिसका व्यापार, जिसका उपभोग दोनों गैर कानूनी है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस का एक प्रमुख विंग है, उस विंग के जोनल हेड समीर वानखेड़े जब एक क्रूज में एक तरह से भेदिया बनकर के सफर करते हैं, पता चलता है कि मुंबई से गोवा वो क्रूज जाने वाली है और ड्रग्स की पार्टी आयोजित की गई है और उस पार्टी में हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी सवार होते हैं और आर्यन खान के साथ करीब आधे दर्जन लोगों को समीर वानखेड़े हिरासत में लेते हैं, उन पर अभियोग दायर करते हैं। लेकिन चूंकि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे थे तो उनकी घटना और उनकी खबर को जरूरत से ज्यादा तुल मिली और फिर ऐसा लगा कि मानो कि एक तरह से कोई एलीट हो, जिस एलीट के जेल में जाने और उस पर जो है किसी भी तरीके का अभियोग तय होने को लेकर के इतना बड़ा हमने एक तरह से खबर बना दिया। और उसके बाद जब समीर वानखेड़े जो इस पूरे एक तरह से मामले के पटाक्षेप करने के प्रमुख सूत्रधार थे, तो समीर खान वानखेड़े के भी, मैंने जैसा पहले कहा कि दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ यदि आप लग जाएं तो उसकी फाइल आप ना तैयार कर लें। तो समीर वानखेड़े के विरोधियों ने भी, जो इनसे खार खाए हुए थे, न केवल शाहरुख खान के वो तमाम हितैषी लोग जिन्हें लगा कि समीर वानखेड़े, इस शाहरुख खान जो बॉलीवुड का एक तरह से सुपरस्टार है, बॉलीवुड का शहंशाह है, इसका ये विलन समीर वानखेड़े बनता है, तो कहीं ना कहीं इस विलन को सचमुच में विलन साबित करने के लिए इसकी फाइलें खंगाली जाए। और इस फाइल खंगालने का काम महाराष्ट्र के एक सीनियर काबीना मंत्री जो एनसीपी के से ताल्लुक रखते हैं, नवाब मलिक, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जिनसे मैं मिला भी हूं, वो समीर वानखेड़े की तमाम गुत्थम गुत्थियों का पूरा एक तरह से खुलासा करते हैं। तो पता चलता है कि इसमें भी कोई एक तरह से लव जिहाद है, तो कॉम्युनल एंगल है, कन्वर्जन का एंगल है और कहीं ना कहीं जाति बदल करके आरक्षण का फायदा लेने का एक तरह से क्राइम का भी एंगल है। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ खुलासा ये हुआ है कि उनके बाप और परिवार मुस्लिम थे, समीर वानखेड़े भी मुस्लिम थे, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और बाद में वो अपना धर्म बदलते हैं, अपनी जाति को ऐसी दिखाते हैं,
शेड्यूल कास्ट दिखाते हैं, आईएएस के अधिकारी बनकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मुंबई जोन के हेड बनते हैं, तो उनके द्वारा अगर इस तरीके का एक तरह से विसल ब्लोइंग किया जाता है, तो विसल ब्लोइंग के खिलाफ जो हमारी तमाम ताकतें इकट्ठा होती हैं, तो ऐसा सबूत खोज करके लाती हैं जिसे लोग देख कर और जानकर हैरत में पड़ जाते हैं। उस भारत में जहां पर कि मुस्लिम का कोई एंगल पड़ता है तो लोग उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वह मुस्लिम धर्म जो कहीं ना कहीं कन्वर्जन को लेकर के हिंदू धर्म से मुस्लिमों की ओर कन्वर्जन करने का एक लंबा इतिहास है, जो आज भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन के मामले में ज़्यादा पहले नंबर पर आता है। जब समीर वानखेड़े के बारे में ये खुलासा होता है और वो नवाब मलिक कहीं ना कहीं एक मुस्लिम मंत्री के द्वारा जब ये खुलासा होता है कि यह व्यक्ति दरअसल मुस्लिम है और वो हिंदू में ऐसी बन करके कोटे का फायदा उठा करके आईएएस बनता है। इसके अलावा न केवल इतना ही, न केवल धर्म का एलिमेंट, बल्कि यह भी प्लॉट बनाया गया कि 25 करोड़ का रिश्वत पेशकश किया गया एनसीबी के अधिकारियों को कि वह तमाम अपराधियों को छुड़ाने में मदद करें, या कहीं ना कहीं एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो कि वह कुछ खास गिरोह को छोड़ दें, यानी कि पकड़ने के कुछ और, बचाने के कुछ और रफा दफा करने के कुछ और। तो इस तरीके की बातें भी आई सामने, लेकिन इस पूरे मामले का अब एक तरह से रिवर्स जांच हो रहा है। समीर वानखेड़े पर भी अब कई सवाल दायर हो गए हैं, जिसके तहत उन पर कहीं ना कहीं उन पर जो रिश्वत का इंजाम लगा है उसको लेकर के भी उन्हें सफाई देनी है, उन्हें स्पष्टीकरण देना है कि क्या वो प्लॉट बनाया हुआ है या सचमुच का आरोप है। और दूसरा, अपने धर्म को लेकर के भी उन्हें स्पष्टीकरण देना है कि क्या वो वास्तव में मुस्लिम थे, अगर वो मुस्लिम थे तो क्या उन्होंने सचमुच में शेड्यूल कास्ट में अपना एक तरह से जाति बदल करके कोई फ्रॉड किया है। तो इन सारे सवालों का जवाब एक तरह से बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन करके हमारे सामने मौजूद होती है। कुल मिलाकर के अब ये सिलसिला अभी और आगे चलेगा। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि पिछले 1.5 साल में हमने महाराष्ट्र में जो ये पॉलिटिकल थिएटर को जो देखा है, उस थिएटर में पता नहीं चलता कि कब कोई नायक खलनायक बन जाता है, खलनायक नायक बन जाता है, और ये सिलसिला वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स रूप में बढ़ता चला जाता है। तो मेरे पास तो निष्कर्ष निकालने के लिए केवल एक लाइन बचती है कि वी मस्ट नॉट अटैक इंडिविजुअल्स, रादर वी मस्ट गो फॉर अटैकिंग आवर सिस्टम। जब तक हम अपने सिस्टम को क्लीन नहीं बनाते, चाक चौबंद नहीं बनाते, उसे पूरे तौर पर पैबंद नहीं बनाते, तब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और हम एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक ब्यूरोक्रेटिक माइलेज लेने के लिए हम व्यक्तियों को मोहरा बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये सिस्टम एक साथ न सभी बेईमानों को दंडित करता है, न ही सभी ईमानदारों को एक साथ पुरस्कृत करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि हमें सिस्टम को सुधारने की दरकार है, न कि किसी खास चंद व्यक्ति को जिसके दिन बुरे चलते हैं पकड़ में आ जाए तो उसे अपराधी बना करके सारे अपराधों की रोकथाम की हम इतिश्री कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।